देखिए, जब भी हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया तो दिमाग में क्या आता है? एक देश है ना, एक सरकार की तस्वीर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भारत को किसी देश ने नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने गुलाम बनाया था। एक ऐसी कंपनी जिसे सिर्फ 125 व्यापारियों ने शुरू किया, वो भी महज 72,000 पाउंड की पूंजी से। ये मुमकिन कैसे हुआ? बिल्कुल सही सवाल है, और यही चीज इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देती है। ये किसी देश की फतह की कहानी नहीं है? नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे बेरहम कॉर्पोरेट टेकओवर की कहानी है। आज हमारे पास जो स्रोत है उनकी मदद से हम इसी कहानी की पर्दे खोलेंगे। हाँ, ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं होगा। नहीं, हमारा मकसद उस पूरी योजना को उजागर करना है कि कैसे एक कॉरपोरेशन ने भारत को लूटा और फिर कैसे ब्रिटिश सरकार ने उस लूट को बड़ी सफाई से अपने कब्जे में ले लिया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है पैसे से, हमेशा की तरह। साल था 1599 और उस दौर का ब्लैक गोल्ड था मसाला, खासकर काली मिर्च। और इस पूरे व्यापार पर पूरे यूरोप में डच लोगों का कब्जा था। तो उन्होंने अपनी ताकत का फायदा उठाया होगा। बिल्कुल। 1599 में डच व्यापारियों ने क्या किया कि काली मिर्च की कीमत में सिर्फ 5 शिलिंग की बढ़ोतरी कर दी। सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है, लेकिन लंदन के व्यापारियों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उन्हें लगा कि भाई ये तो हमारा गला घोंट रहे हैं। पानी सर से ऊपर जा चुका था। हाँ, और इसी गुस्से का नतीजा थी 24 सितंबर 1599 की वो मीटिंग, जब लंदन के 24 अमीर व्यापारी एक साथ बैठे। जी, उन्होंने तय किया कि अब डच लोगों की ये दादागिरी खत्म करनी होगी। तो उन्होंने 125 शेयर होल्डर्स को इकट्ठा किया, 72,000 पाउंड जमा किए, जो उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, और एक कंपनी बनाई। नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बहुत लंबा नाम है। हाँ, हम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहेंगे। कंपनी तो बन गई, लेकिन उन्हें शाही इजाजत चाहिए थी। तो 31 दिसंबर 1599 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें एक रॉयल चार्टर दिया। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ एक बिजनेस लाइसेंस नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का ब्लैंक चेक था। मतलब कंपनी को अपनी खुद की फौज रखने, अपनी मुद्रा छापने, अपने कानून बनाने। एक मिनट, फौज रखने की? हाँ, और यहाँ तक कि दूसरे देशों में जाकर जमीन पर कब्जा करने तक की इजाजत दे दी गई थी। अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी शक्तियां थीं। स्रोत में कमाल का उदाहरण है। सोचिए, आज मुकेश अंबानी सरकार से कहें कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करना है, और सरकार न सिर्फ उन्हें इजाजत दे बल्कि ये भी कह दे कि उस इलाके में कोई और भारतीय कंपनी नहीं जाएगी। मोनोपोली। और साथ ही उन्हें अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने, अदालतें चलाने और जरूरत पड़ने पर जमीन हड़पने की भी छूट दे दी जाए। ये तो अकल्पनीय है आज। ईस्ट इंडिया कंपनी को ठीक यही ताकतें मिली थी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इसका मकसद देश की सेवा करना या झंडा फहराना नहीं था। नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना। और जब मुनाफा ही सब कुछ हो तो नैतिकता पीछे रह जाती है। खासकर जब आपके पास एक फौज हो तो हर फैसले के पीछे प्रॉफिट लॉस का हिसाब होता है। तो इस मुनाफे की भूख उन्हें सबसे पहले कहाँ ले गई? क्या वो सीधे भारत आए? नहीं, उनका पहला निशाना थे इंडोनेशिया के मोलुको द्वीप, जिन्हें स्पाइस आइलैंड्स भी कहा जाता था। मसालों का गढ़। बिल्कुल, लेकिन वहां उनकी दाल नहीं गली। डच, स्पेनिश और पुर्तगाली पहले से ही वहां जमे हुए थे, और उनकी नौसेना भी बहुत ताकतवर थी। हाँ, तो कंपनी को वहां से बुरी तरह खदेड़ दिया गया। तो स्पाइस आइलैंड्स में तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हाँ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनके लिए बस एक बिजनेस डील थी जो फेल हो गई। तो उन्होंने तुरंत अपना ध्यान एक और बड़े बाजार की तरफ लगाया। एक ऐसा बाजार जो इंडोनेशिया से भी कई ज्यादा अमीर और शक्तिशाली था, मुगल भारत। उस समय का भारत दुनिया की वर्कशॉप था। दुनिया की 25% मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती थी। आज के चीन के बराबर लगभग। हाँ, बिल्कुल। मुगल बादशाह दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और ब्रिटेन उनके सामने एक गरीब देश की तरह था। तो इसी अमीर भारत में 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचा। और उसने मुगल बादशाह जहांगीर को खुश करने की बहुत कोशिश की। अफगानी कपड़े पहने, टूटी फूटी तुर्की भाषा में बात की, लेकिन उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मुगल दरबार में ब्रिटिश लोगों को असभ्य और गवार समझा जाता था। तो जब चापलूसी काम नहीं आई तो कंपनी ने रणनीति बदली। हाँ,
1615 में ब्रिटेन के राजा ने सर थॉमस रो को अपना आधिकारिक राजदूत बनाकर भेजा। और रो एक चतुर व्यापारी और राजनयिक थे। बिल्कुल, उन्होंने जहांगीर को महंगे तोहफे देने के बजाय एक बिजनेस प्रपोजल दिया। अच्छा। उन्होंने समझाया कि कैसे कंपनी के साथ व्यापार करने से मुगल सल्तनत को हर साल टैक्स के रूप में मोटी कमाई होगी। ये बात जहांगीर को समझ आई? हाँ, ये जुबान उन्हें समझ आई। 3 साल की मशक्कत के बाद उन्हें सूरत में एक फैक्ट्री खोलने और सीमित व्यापार करने का शाही फरमान मिल गया। और यहीं से भारत में कंपनी का असली सफर शुरू हुआ। और सर थॉमस रो ने कंपनी को एक बहुत गहरी सलाह दी थी। क्या? मुगलों से लड़ने की सोचना भी मत। जमीन पर कब्जा करने के बजाय समुद्र के रास्ते व्यापार करो। और कंपनी ने कई दशकों तक इस सलाह को माना। बिल्कुल, वे चुपचाप अपना काम करते रहे। सूरत के बाद मछलीपट्टनम। फिर 1640 के आसपास उन्हें एक मौका दिखा। हाँ, दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। तो उन्होंने वहाँ के एक छोटे से राजा को लालच देकर मद्रास पट्टनम नाम का एक गांव खरीद लिया। और सुरक्षा के बहाने, ये हमेशा उनका बहाना होता था। हाँ। सुरक्षा के बहाने वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बना लिया। यही गांव आगे चलकर मद्रास बना। और बॉम्बे की कहानी तो और भी अजीब है। वो तो है। 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी से हुई और उन्हें दहेज में बॉम्बे का द्वीप मिला। एक राजा को दूसरे देश में जमीन का टुकड़ा दहेज में मिल रहा है। खैर, उस द्वीप से राजा को कोई खास कमाई नहीं हो रही थी, तो उसने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। तो इस तरह धीरे धीरे बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े कंपनी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अपने पैर जमा लिए थे। लेकिन उनकी असली नजर तो भारत के सबसे अमीर सूबे पर थी, बंगाल। हाँ, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सब मिलाकर तब बंगाल बनता था। वो भारत का खजाना था। पर बंगाल में घुसना आसान नहीं था। वहाँ का गवर्नर शाइस्ता खान कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और फिर 1681 में कंपनी का एक नया घमंडी डायरेक्टर आया, जोशिया चाइल्ड। जब शाइस्ता खान ने व्यापार पर टैक्स 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया, तो चाइल्ड को लगा कि उसकी बेइज्जती है। और उसने वो गलती कर दी जो कंपनी को लगभग ले डूबी। क्या किया उसने? 1686 में उसने लंदन से फौज बुलवाकर मुगलों पर हमला कर दिया। ये पहली बार था जब कंपनी ने सीधी लड़ाई छेड़ी। भयानक। मुगल सेना ने उन्हें बुरी तरह हराया, उनकी सारी फैक्ट्रियां छीन ली और उनके लोगों को कैद कर लिया। ये तो बहुत बड़ी हार थी। बहुत बड़ी। लेकिन यही उनकी शातिर सोच दिखती है। उन्होंने घमंड नहीं दिखाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब के पैरों में गिर गए, सालों तक माफी मांगते रहे। उस दौर की एक फ्रांसीसी पेंटिंग भी है जिसमें उन्हें गिड़गिड़ाते हुए दिखाया गया है। हाँ, आखिरकार 1690 में 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरने के बाद उन्हें माफ कर दिया गया। तो इस हार ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। सबक ये था, जब तक दुश्मन तुमसे कई गुना ताकतवर हो, चुपचाप व्यापार करो और सही मौके का इंतजार करो। और वो मौका उन्हें मिला 1707 में, जब औरंगजेब की मौत हुई, जिसके बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। हाँ, दिल्ली की गद्दी पर बादशाह तेजी से बदल रहे थे और पूरे देश पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी। कंपनी के लिए ये एक परफेक्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। 1717 में उन्होंने मुगल बादशाह फारूक सियर को महंगे तोहफे और एक सर्जन विलियम हैमिल्टन की मदद से खुश कर दिया। बिल्कुल। बदले में फारूक सियर ने उन्हें बंगाल में दस्तक यानी कर मुक्त व्यापार का फरमान दे दिया। ये तो एक गोल्डन पास था। हाँ, अब वे बिना टैक्स दिए अपना माल कहीं भी ले जा सकते थे, जबकि भारतीय व्यापारियों को हर जगह टैक्स देना पड़ता था। जाहिर है, इससे बंगाल के नवाब को बहुत नुकसान हो रहा था। और 1756 में बंगाल का नया नवाब बना सिराजुद्दौला। वो एक तेज तर्रार शासक था और उसे कंपनी की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे 3 बातों से खास दिक्कत थी। एक, कंपनी बिना इजाजत के किले बना रही थी। दूसरा, दस्तक का गलत इस्तेमाल करके खजाने को चूना लगा रही थी। और तीसरा, वो नवाब के दुश्मनों को अपने आप पनाह दे रही थी। तो सिराज ने कंपनी को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। हाँ, तो गुस्से में आकर सिराज ने कलकत्ता में कंपनी की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। ये कंपनी के लिए एक सीधी चुनौती थी। और इस चुनौती का जवाब देने के लिए मद्रास से आया रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव कोई फौजी जनरल नहीं था, वो एक क्लर्क था। बहुत धूर्त और शातिर रणनीतिकार बन चुका था। उसने सिराज से सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय एक साजिश रची। हमेशा की तरह उसने सिराज के सेनापति मीर जाफर
को नवाब बनाने का लालच दिया और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ को डराया कि सिराज उसकी दौलत छीन लेगा। तो उसने सिराज की अपनी ही सेना और उसके फाइनेंशियल बैकर को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और फिर आई 23 जून 1757 की तारीख, प्लासी की लड़ाई, जिसे लड़ाई कहना भी एक मजाक है। सही कहा। सिराज की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका सेनापति ही दुश्मन से मिला हुआ था। तो जैसे ही लड़ाई शुरू हुई और बारिश तेज हुई, मीर जाफर अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा लेकर पीछे हट गया। सिराज को पता ही नहीं चला कि उसके साथ धोखा हो गया। वो हार गया, पकड़ा गया और मार दिया गया। प्लासी की जीत के बाद कंपनी ने अपनी कठपुतली शासक की नीति अपनाई। मतलब उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया, लेकिन असली ताकत अपने हाथ में रखी। ये तो एक शानदार पीआर स्ट्रेटजी थी। हाँ, सामने नवाब होता था तो लोगों का गुस्सा उस पर निकलता था। और पर्दे के पीछे कंपनी बंगाल का खजाना लूट रही थी। स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द लूट इसी दौर में हिंदी से ही निकला था। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार मिले। यानी टैक्स वसूलने का कानूनी हक। जी। इसका आम लोगों पर क्या असर हुआ? कल्पना से भी ज्यादा भयानक। ये सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, ये निचोड़ना। उन्होंने किसानों पर लगान इतना बढ़ा दिया कि उनके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था। नतीजा 1770 का बंगाल का भयानक अकाल। एक ऐसा अकाल जिसमें भूखमरी से लगभग 70 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए। ये सुनना भी मुश्किल है। और कंपनी की क्रूरता की हद देखिए, उन्होंने मरे हुए लोगों का टैक्स भी जिंदा लोगों से वसूला। ये दिखाता है कि कंपनी के लिए भारतीय लोग सिर्फ एक आंकड़ा थे, इंसान नहीं। बिल्कुल। बंगाल को पूरी तरह निचोड़ने के बाद उनकी भूख और बढ़ गई। अगला निशाना था दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, जहां हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान का शासन था। और टीपू एक बड़ी चुनौती थे। बहुत बड़ी, क्योंकि वो एक आधुनिक शासक थे। वो जानते थे कि कंपनी का इरादा क्या है। और उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को यूरोपियन तर्ज पर तैयार करना शुरू कर दिया था। हाँ, तो टीपू को हराने के लिए कंपनी ने फिर से अपनी पुरानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने टीपू के पड़ोसियों मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। उन्हें समझाया कि टीपू उन सब के लिए खतरा है। और तीनों ने मिलकर मैसूर पर हमला किया। कई युद्धों के बाद आखिरकार टीपू सुल्तान हार गए और मारे गए। टीपू को हराने के बाद तो उनके रास्ते में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मराठा ही बचे थे। बिल्कुल। और मराठों को हराना आसान नहीं था। वो उस समय भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति थी। कंपनी को उनसे 3 बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। और यहाँ कंपनी की कूटनीति अपने चरम पर थी। उन्होंने एक मराठा सरदार को दूसरे के खिलाफ भड़काया, संधियां की और फिर तोड़ दी। ये एक लंबी और थका देने वाली कई दशक लगे। a symbol of power, it stands defiant against time. This Kila was built by the East India Company, a symbol of power, it stands defiant against time. This Kila was built by the East India Company, a symbol of power, it stands defiant against time. इस नियम के This Kila was built मुताबिक by अगर the किसी East राजा India की Company, अपनी कोई a पुरुष symbol of संतान power, it नहीं stands होती, defiant तो उसकी against मौत time. के बाद This उसका Kila राज was built अपने by आप the East कंपनी के India हाथ में Company, चला जाएगा। a symbol of गोद power, लिए it हुए stands बेटे को defiant वारिस against नहीं time. माना जाता था। नहीं। और इसी धोखेबाज कानून का इस्तेमाल करके उन्होंने झांसी, उदयपुर और अवध जैसे कई राज्यों को हड़प लिया। एक एक करके पूरा भारत उनकी पकड़ में आ गया। इस बीच जो कंपनी के अधिकारी भारत से इतना पैसा लूट रहे थे, वो उस पैसे से ब्रिटेन में जमीनें खरीद रहे थे, आलीशान घर बना रहे थे और सबसे जरूरी ब्रिटिश संसद में सीटें खरीद रहे थे। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग सांसद बन गए और संसद को प्रभावित करने लगे। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि खुद ब्रिटिश सरकार को चिंता होने लगी कि ये कंपनी तो देश से भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। और यहीं पर कहानी में आखिरी मोड़ आता है। 1858 में ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आई। इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की सरकार के हाथों में आ गया। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी ने 150 साल लगाकर एक बहुत मुनाफे वाला प्रोजेक्ट तैयार किया और जब वो पूरी तरह तैयार हो गया तो सरकार ने उसे राष्ट्रीयकृत कर लिया। ये एक सोची समझी डकैती थी। प्लेटफॉर्म कंपनी ने बनाया, मलाई सरकार ने खाई। बिल्कुल। और ये लूट कितनी बड़ी थी? अर्थशास्त्री उत्स पटनायक का जो $45 ट्रिलियन का आंकड़ा है, वो तो दिमाग को सुन कर देता है। इस आंकड़े को समझना जरूरी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। जो पैसा भारत में सड़कों, स्कूलों या उद्योगों में लग सकता था, वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फंड कर रहा था। तो ये एक दोहरी मार थी। हाँ,
भारत को लूटा भी गया और उसे भविष्य के विकास की दौड़ में बहुत पीछे भी धकेल दिया गया। कंपनी तो चली गई लेकिन अपनी विरासत छोड़ गई है ना? बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को आज भी कलेक्टर कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश राज में उसका मुख्य काम ही टैक्स कलेक्ट करना था। हमारी कई कानूनी और प्रशासनिक प्रणालियों की जड़ें उसी दौर में हैं। और समाज को बांटने की राजनीति की शुरुआत भी वहीं से हुई। हाँ। लेकिन कहानी का अंत बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं चोरी का पैसा मोरी में जाता है। ब्रिटेन जिसने इतनी दौलत लूटी, आज उसकी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। और भारत इतनी लूट के बावजूद फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा, आज उस कंपनी को एक भारतीय संजीव मेहता ने खरीद लिया है। अच्छा। और अब ये कंपनी भारत का शोषण नहीं करती, बल्कि दुनिया भर को महंगी चाय और कॉफी बेचती है। वक्त का पहिया सच में घूमता है। आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये समझना कि भारत पर एक देश ने नहीं बल्कि एक कॉरपोरेशन ने कब्जा किया था। और ग्लोबल कैपिटलिज्म को देखने का हमारा नजरिया बदलता है।